टॉर्ट लॉ के अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है आपका नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे काम करने चाहिए थे जो जिसमें आपको रीजनेबल केयर करना चाहिए था, आपने वो नहीं किया, तो फेलियर टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, ठीक है, दैट कॉजेस हार्म टू अनदर पर्सन, ये हो जाता है आपका नेग्लिजेंस, लापरवाही। ठीक है, दूसरा है आपका ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब क्या होता है कि किसी के प्रॉपर्टी या लैंड पर विदाउट उसके परमिशन जब आप एंटर करते हो तो इसको बोला जाता है ट्रेसपास, और ये भी एक टॉर्ट है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब है किसी भी बंदे के खिलाफ आपने कुछ ऐसी बातें कही हैं, लिखी हैं, ठीक है, जो गलत है। ठीक है, तो वो कहलाता है डिफेमेशन। डिफेमेशन दो टाइप से का होता है, एक होता है ओरल, एक होता है मतलब रिटन। ठीक है, ओरल को बोला जाता है स्लैंडर। ठीक है, स्लैंडर का मतलब बोल के। ठीक है, और लिबल होता है रिटन, अगर आपने किसी का लिख के जो है इंसल्ट किया या डिफेम किया है तो वो आएगा लिबल डिफेमेशन में। ठीक है, तो लिबल का मतलब लिखित, ठीक है, और स्लैंडर का मतलब बाय स्पीकिंग, बोल के। ठीक है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसका अंदर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में तीन टाइप का होता है, एक होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी, एक होता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, और एक होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, वाइकेरियस लाइबिलिटी में आपसे पूछा जा सकता है कि वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी का एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं हूं और मैं मेरे अपने ड्राइवर के साथ कार से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और मेरे ड्राइवर ने किसी के साथ एक्सीडेंट कर दिया। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ ड्राइवर लाइबल नहीं होगा, वहां पे मैं भी लाइबल होऊंगा उस एक्सीडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि मैं ये वहां पे मालिक था और वो मेरा सर्वेंट था। तो मास्टर सर्वेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो वाइकेरियस लाइबिलिटी कहलाता है। ठीक है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि आपकी गलती हो या ना हो, ठीक है, आपको नुकसान भरपाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल फॉर मैन्युफैक्चर या सेलर कोई ऐसा गुड्स बेचता है जो डिफेक्टिव होता है, ठीक है, और जो परचेजर है वो लेके जाता है घर पे और वो फट जाता है और उसको जो है आंख में या मुंह में कहीं पे चोट लग जाता है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टर है, मैन्युफैक्चरर है या सेलर है, उसको यहाँ पे स्ट्रिक्टली लाइबल ठहराया जाएगा कि आपने जो प्रोडक्ट बेचा था वो गलत था। ठीक है, लास्ट है इसके अंदर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने पूरा रीजनेबल प्रिकॉशन लिया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, फिर भी आप जिम्मेदार माने जाओगे। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल भोपाल गैस ट्रेजेडी से आया था, जिसका नाम था ओलियम गैस लीक। ठीक है, इसके अंदर क्या था, एमसी मेहता नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने पीआईएल डाला था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो एमसी मेहता का केस है, ओलियम गैस लीक नाम है, इस केस को बोला जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसी केस से आया था एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल। ठीक है, कि आपने भले ही पूरे रीजनेबल केयर किए थे, ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर नुकसान हुआ है तो भरपाई आप करोगे। ठीक है, इसके बाद दो चार मैक्सिम है इसके अंदर टॉर्ट लॉ के अंदर। पहला है वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप अगर मान के चलिए, एक एग्जांपल से बताता हूं, आप गए कुश्ती खेलने, ठीक है, और आपको लग गया मुंह में चोट, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि भाई तुमने मेरे मुंह पे मार दिया, आप पैसा भर, नहीं। जब आप कुश्ती के मैदान में उतरते हो तो ये माना जाता है कि आपने कंसेंट उसको दे दिया है कि भाई तुम्हारे मुंह कान पे लग सकता है, क्योंकि कुश्ती तो मुंह हाथ पे ही लगता है ना, फाइटिंग करते हैं तो। ठीक है, तो जब आप वॉलंटरीली किसी को कंसेंट दे देते हैं और आपको पता है कि वहां पे आपको हार्म हो सकता है, तो वहां पे आप सामने वाले को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो ये होता है वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। ठीक है, जैसे कुश्ती में गए, क्रिकेट देखने गए, बॉल उड़ के आ गया, आंख पे लग गया, जब आप क्रिकेट का टिकट लेते हो तो उस पर सब कुछ कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप जब टिकट लेते हो तो आप इनडायरेक्टली उसको कंसेंट दे देते हो कि आपके साथ अगर बॉल लगा तो आप फिर क्रिकेट एसोसिएशन को ब्लेम नहीं करोगे। नेक्स्ट इसके अंदर मैक्सिम है इंजुरिया सीने डैमनम। ठीक है, इंजुरिया का मतलब लीगल इंजरी। ठीक है, इंजुरिया का मतलब लीगल इंजरी।
साइने का मतलब होता है विदाउट, विदाउट, और डैमनम का मतलब डैमेज। तो लीगल इंजरी जो है, इंजुरिया सीने डैमनम का मतलब लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। आपका लीगल इंजरी तो हुआ है लेकिन आपका कोई डैमेज नहीं हुआ है। इसका एक लैंडमार्क केस था एसबी वर्सेस वाइट, ठीक है। आप लोगों को पता होगा वोटर लिस्ट वाला केस। एक बंदा था जिसको वोट करना था, ठीक है, और उसको जो है किसी कारण से रोक लिया गया, वोट नहीं करने दिया गया, ठीक है। और बाद में पता चलता है कि उसका जो है, जिसको वो वोट देने वाला था वो बंदा जीत गया। तो उसका वहां पे डैमेज कुछ नहीं हुआ, जिसको उसको जिताना था वो जीत गया, इसका तो नुकसान कुछ नहीं हुआ। लेकिन वोट डालना उसका राइट था, उसका जो लीगल राइट था वो वायलेट हो गया। तो यहाँ पे उसका लीगल इंजरी तो हुआ है लेकिन यहाँ पे उसका डैमेज नहीं हुआ है। तो एसबी वर्सेस वाइट का केस। दूसरा है डैमनम सीने इंजुरिया। डैमनम सीने इंजुरिया का मतलब क्या होता है? डैमनम मतलब डैमेज, सीने मतलब विदाउट, इंजुरिया का मतलब लीगल इंजरी। तो डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, आपका डैमेज तो हुआ है लेकिन आपके लीगल राइट जो है वायलेट नहीं हुए हैं, लीगल इंजरी आपको नहीं हुआ। इसका केस था ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल का, ठीक है। आप लोगों को याद हो तो एक स्कूल में एक टीचर काम करता था और बाद में उसने उसी के जस्ट बाजू में स्कूल खोल दिया, ठीक है। और जिस स्कूल में वो काम करता था उसका आधा फीस कर दिया इसने, ठीक है। अब वो सारे स्कूल के बच्चे जो पहले वाले में थे वो सारा बच्चा इसकी स्कूल में आ गया एडमिशन कराने, ठीक है। तो जो पहले वाला टीचर था वो चला गया कोर्ट, ये तो मेरे बाजू में खोल के मेरे राइट को वायलेट कर रहा है, पूरा स्टूडेंट ले गया मेरा, ठीक है। तो कोर्ट ने माना कि देखिए आपको डैमेज तो हुआ है, मतलब आपको आर्थिक तौर पर नुकसान तो हुआ है लेकिन आपके फंडामेंटल राइट थोड़ी वायलेट हुआ है। उसको भी तो अधिकार है स्कूल खोलने का, ऐसा थोड़ी है कि आप ही स्कूल खोल सकते हो, तो वो भी खोल सकता है। तो कोर्ट ने माना था कि यहाँ पे आपका डैमेज हुआ है लेकिन यहाँ पे आपकी लीगल इंजरी नहीं हुई, ठीक है। तो ये है कुल मिला के आपके टॉर्ट लॉ में, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें किसी को कोई डाउट है? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा याद रखिएगा अभी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्तमान 448 है, ठीक है। आर्टिकल पहले कितना था जब बना था? 395। हमेशा याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था? 1950 में, ठीक है। कब था? 26 जनवरी था ना, 26 जनवरी 1950 को शायद लागू हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसके अंदर उस टाइम पर 395 आर्टिकल था, ठीक है। लेकिन हमें अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल 448 है। शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 है। अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 106 बार अमेंडमेंट हो चुका है। कितना? 106। लास्ट अमेंडमेंट आपसे पूछा जा सकता है तो लास्ट अमेंडमेंट 106 वाला ही है, 106वां, ठीक है। इसमें हुआ क्या था? तो इसमें लोकसभा में और स्टेट असेंबली में महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो है रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। ये रिसेंट अमेंडमेंट में, ठीक है। अभी यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 14, 19 और 21, ये तीन हो गया ना, तो इस तीनों को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आपको ये बोला जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि 47 अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे जो इमरजेंसी के दौरान हुआ था। पहले तो आपको पता होगा प्रीएम्बल में सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड को ऐड कर दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। ये जो 42nd अमेंडमेंट था उससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटी 42nd अमेंडमेंट में ऐड कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद इसमें पार्लियामेंट के पावर को जो है बढ़ा के इसका क्या बोलते हैं जुडिशरी का पावर कम कर दिया गया था 1976 में। तो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 44th अमेंडमेंट, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी वाला अधिकार था, ठीक है, उसको हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट से,
ठीक है। इसके बाद ये आर्टिकल 300 ए में आ गया था, 300 ए में, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी अभी हमारा राइट है, क्योंकि 44th अमेंडमेंट से उसको हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 61st अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ था, वोटिंग एज जो हमारा 21 ईयर था उसको 18 ईयर कर दिया गया था। ये लैंडमार्क है, ठीक है, इस सब से सवाल बनते ही हैं, इसीलिए मैं कवर करा रहा हूँ। इसके बाद एक लैंडमार्क वो है अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट, जिसमें पंचायती राज जो सिस्टम है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। और लास्ट था इम्पोर्टेंट 86th अमेंडमेंट, जिसमें बच्चे जो 6 साल से 14 साल के हैं उनके एजुकेशन फ्री होंगे, ये फंडामेंटल राइट कर दिया गया था। ठीक है, ये हो गया आपका ये। हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए। ये अमेंडमेंट, हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ। हाँ मैं, हाँ ठीक है, देखिए 44th अमेंडमेंट है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट था जो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, 61st अमेंडमेंट था 61वां, जिसमें वोटिंग का एज 21 साल से 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट था जिसमें पंचायती राज सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया गया। और 86th अमेंडमेंट था 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगा, ये फंडामेंटल राइट होगा। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि पंचायती राज का जो सिस्टम था वो किसका सपना था, तो वो महात्मा गांधी का सपना था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं सवाल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो री बेरुबरी के केस में, ये लैंडमार्क जजमेंट है, याद रखिएगा। री बेरुबरी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक केस आया था केशवानंदा भारती का केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो एक में कहा नहीं है, एक में कहा है, इसीलिए ये दोनों लैंडमार्क जजमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए, बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस इज अ वायलेशन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी को पब्लिक प्लेस में अगर सिगरेट नहीं पीने दिया जा रहा है तो वो उसके किस आर्टिकल का वायलेशन है? आर्टिकल 21 का। ठीक है, और ये दिया गया था आपके मुरली एस देवरा के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी को पब्लिक प्लेस में ये सिगरेट नहीं पीने दिया जा रहा है तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ठीक है, मुरली एस देवरा के केस में। नेक्स्ट है आपका राइट टू वोट इज अ, राइट टू वोट कौन सा राइट है? फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कौन सा राइट है? राइट टू वोट, करेक्ट। राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, अंडर आर्टिकल 338A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी अ कमीशन नोन एज। आर्टिकल 338 के ए में कौन से कमीशन की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, एसटी लोगों के लिए कमीशन के बारे में बात किया गया है। द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू दी, प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देता है अपना? प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देता है अपना? वाइस प्रेसिडेंट, करेक्ट। ये सर कॉमन है, इसमें क्या वो देना है एमसीक्यू? वाइस प्रेसिडेंट जिसको देगा वो वाइस प्रेसिडेंट होगा ना, और वाइस प्रेसिडेंट को देना होगा तो प्रेसिडेंट को देगा। दोनों एक दूसरे को रेजिग्नेशन देके निकल जाते हैं, वो लोग किसी के चक्कर में नहीं पड़ते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। कितने महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगाया जा सकता है? करेक्ट,
करेक्ट करेक्ट, 6 महीना। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय दी, किसके द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निकाला जा सकता है उनके ऑफिस से? बिल्कुल सही जवाब, पार्लियामेंट के द्वारा प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली कराया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है इन विच ईयर वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, पहली बार जनरल इलेक्शन भारत में कब हुआ था? बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, मतलब 100 में 100 लाने वाले हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट वॉज हेल्ड दैट by the Supreme Court that the balance between fundamental right and DPSP is the bedrock and the basic structure of the Constitution, in which case? कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस बनाया जाना चाहिए? ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। मिनर्वा मिल के केस में। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन के साथ सवाल पूछूंगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल है आपके लिए, पिजन होल थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय, किसके द्वारा पिजन होल थ्योरी प्रपोज किया गया था? ए विनफील्ड, बी सालमंड, सी ब्लैकस्टोन, डी लॉर्ड नाइट। बिल्कुल सही बात, करेक्ट है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ, किसको फाउंडर माना जाता है एनालिटिकल स्कूल का? पहला जेरिंग, दूसरा बेंथम, तीसरा जॉन ऑस्टिन और चौथा ऑगस्ट कॉम्टे। ऑस्टिन, बिल्कुल सही जवाब, जॉन ऑस्टिन को एनालिटिकल स्कूल का फाउंडर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाँ ये है, देखिए, द लैटिन वर्ड रेस इप्सा लोक्यूटर मीन्स व्हाट? ठीक है, फर्स्ट है वेयर देयर इज कंसेंट देयर इज नो इंजरी, सेकंड है द थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, सी बोथ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आप लोग, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये सवाल नहीं आएगा शायद, लेकिन फिर भी पूछ देता हूं मैं। ए रेलवे सर्वेंट वॉज किल्ड इन अ बस, ठीक है, बस एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हिज फैमिली मेंबर्स मे क्लेम कॉम्पनसेशन अंडर ए द मोटर व्हीकल एक्ट, बी एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट, सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी either अंडर ए और अंडर बी। नहीं, ऑप्शन सी, दोनों में वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ इज डिफाइंड बाय, दोनों में ले सकते हैं सर। मेंटेनेंस, आपको पता है महिला जो है मेंटेनेंस क्लेम करना चाहती है तो वो सीआरपीसी में भी ले सकती है और हिंदू मैरिज एक्ट में भी ले सकती है, अगर कोई और लॉ है उसमें भी ले सकती है, सब में क्लेम कर लेती है वो। हाँ, ठीक है, मैडम ने लिखा है। देखिए, अभी अगला सवाल है, रूल ऑफ लॉ इज डिफाइंड बाय, रूल ऑफ लॉ किसके द्वारा डिफाइन किया गया था? ए बेंथम के द्वारा, बी सालमंड के द्वारा, सी एसी डाविस के द्वारा, ए वाई डाइसी के द्वारा और डी है अरिस्टोटल। डाइसी, करेक्ट, रूल ऑफ लॉ डाइसी के द्वारा डिफाइन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाँ, हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को भंग करने का पावर किनके पास है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, नहीं, हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा, प्रेसिडेंट है आंसर में, प्रेसिडेंट है आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द theoretical power to amend the constitution has been given to the members of parliament
एंड स्टेट लेजिस्लेचर अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर दिया गया है? 368, बिल्कुल सही जवाब, 368 करेक्ट है। ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इज प्रोक्लेम्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में बताया गया है? एनीवन? आर्टिकल 39 डी। ठीक है, डी फॉर डोंकी। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम टू अक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इज अपोलिश्ड बाय, ये बोल रहा है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी को अक्वायर करने का अधिकार था, होल्ड करने का अधिकार था, डिस्पोज करने का अधिकार था, ठीक है, तो बेसिकली ये पूछ रहा है राइट टू प्रॉपर्टी को किस अमेंडमेंट से उड़ा दिया गया, अबोलिश कर दिया गया? एनीवन? नहीं, 44 अमेंडमेंट। ठीक है, 44 अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन वेदर द फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 केम फॉर कंसिडरेशन फर्स्ट टाइम इन विच केस, कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट के पास, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो 368 में फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है, इसको चैलेंज किया गया था, कौन से केस में पहली बार? नहीं, शंकरी प्रसाद के केस में, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पहली बार कोर्ट के पास यह आया था कि क्या पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है या नहीं। ठीक है। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया इज, डिफेंस फोर्स का जो कमांडर होता है सुप्रीम, वो कौन होता है? करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज पॉपुलरली नोन एज, इंदिरा साहनी वाला जो केस था उस केस को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही जवाब, मंडल कमीशन केस के नाम से, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, क्या डिसाइड किया था? डिसाइड किया था प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट के बारे में। ठीक है, उनका जो जजमेंट था वो था रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। ठीक है। शाहबानो केस वाज रिलेटेड टू, किस चीज से शाहबानो का केस रिलेटेड है? बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 498 ए द क्रुअल्टी मीन्स एंड इंक्लूड्स, जब आप आईपीसी पढ़ोगे तो उसमें 498 ए था जो क्रुअल्टी की बात करता था, तो उसमें क्रुअल्टी का मतलब क्या था? पहला, ए ओनली डिमांड फॉर डाउरी, बी ओनली फिजिकल टॉर्चर, सी बोथ मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर, डी नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी बोथ मेंटल एंड फिजिकल, नहीं इसका जो ऑप्शन था ना, मतलब ऊपर का जो डिमांड डाउरी था ना वो भी आना चाहिए था। ठीक है, इसमें नहीं आया। ठीक है, ऑप्शन सी लेकिन सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ एज्ड अबाउट 14 ईयर्स विद हर कंसेंट, ए कमिटेड, यहाँ पे बोल रहा है ए नाम का व्यक्ति है, उसने अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जिसकी उम्र 14 साल थी, लेकिन उसने उससे पूछ के किया, तो यहाँ पे ए ने कोई अपराध कारित किया क्या, सवाल है ये। ऑप्शन है ए, हाँ ऑप्शन है नो ऑफेंस, ऑप्शन बी ऑफेंस ऑफ रेप, ऑप्शन सी इंटरकोर्स विद ऑन वाइफ इज नॉट रेप, ऑप्शन डी
एज देयर वॉज कंसेंट हेंस ए इज नॉट गिल्टी ऑफ रेप। क्या है? ओ एनीवन? मतलब फुल फॉर्म? डी फॉर? डी या बी बोल रहे हो सर? बी। करेक्ट करेक्ट, ऑफेंस ऑफ रेप। उसने अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स किया, लेकिन उसकी वाइफ 14 साल की थी, तो उस वाइफ का कंसेंट नहीं चलेगा। ठीक है, तो कंसेंट जब नहीं चलेगा तो फिर वो रेप हो जाएगा। ठीक है, ये है। हाँ हाँ, अब कोर्ट नहीं जाएगी तो कैसे होगा? वो मामला अगर कोर्ट नहीं जाएगा तब कैसे पता चलेगा? कोर्ट को नहीं पता चलेगा ना। हाँ, चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड। हाँ, देखिए कुछ लैंडमार्क जजमेंट है। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। हम्म। तो एक पार्टी कोर्ट जाएगा तब वोट करा सकता है ना। सुनिए 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 सुनिए, तो जब किसी लड़की का शादी होता है, एज कम रहता है, ठीक है, तो वो कोर्ट में उस शादी को वॉइड कराने जा सकती है। ठीक है, तो वो कोर्ट जाएगी तब ये मामला उठेगा ना। अगर वो रह रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत सारे शादियां होती है जिसमें लड़की का उम्र कम होता है, और खास करके तो उत्तर भारत में होता ही होता है कम एज में। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उधर, तो वहां होता है अभी भी। मैं अपने गांव के तरफ का बताता हूँ, 14 साल 15 साल की लड़कियों का शादी हो जाता है। जिसको मैं पढ़ाता था गांव में, उसको 3 3 4 4 बच्चे हैं, और मैं इधर अभी सिंगल घूम रहा हूँ। जोक सपाट, जोक सपाट, मतलब हो जाता है उधर गांव घर में कि ठीक है शादी कर दो, खत्म, ऐसा। ठीक है, अब हम लेते हैं फैमिली लॉ से कुछ सवाल। कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज हैव बीन लेड डाउन अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट? मैंने कल ही बताया था, कौन से सेक्शन में हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कंडीशन दिया गया है कि शादी आप इस तरीके से करेंगे तो वैलिड होगा। बिल्कुल सही जवाब। सेक्शन 5 में कंडीशन लेट डाउन किए गए हैं। कंडीशन में क्या था? लड़का लड़की का उम्र बराबर होना चाहिए, लड़का लड़की हिंदू होना चाहिए। इफ अ मैन मैरिज अ गर्ल who is within his prohibited relationship and his custom does not permit such marriage, such a man would be punished under which section of Hindu Marriage Act? कौन से सेक्शन में जो मतलब पनिशमेंट के बारे में बताया गया है अगर आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी करते हो तो? ये नहीं बताया था मैंने, अगर किसी को याद हो तो बता सकते हैं। सेक्शन 18 के सब क्लॉज बी में, ठीक है, पनिशमेंट के बारे में प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किधर गया ये? सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड फॉर। सेक्शन 25 क्या प्रोवाइड करता है हिंदू मैरिज एक्ट का? कल बताया था मैंने, सेक्शन 24 और 25, किसी को याद हो तो। नहीं नहीं नहीं, टेम्पररी मेंटेनेंस 24 में है मैडम। टेम्पररी के बाद परमानेंट मिलता है, तो वो है 25 में। ठीक है, हाँ, तो परमानेंट मेंटेनेंस या एलिमनी बोलो, वो है 25 में। नेक्स्ट है, अभी लैंडमार्क केस के ऊपर है। ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल किससे रिलेटेड केस है? अभी बताया मैंने। डैमनम सीने इंजूरिया, बिल्कुल सही जवाब। रिज वर्सेज बाल्डविन केस रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? कल बताया था मैंने। नेचुरल जस्टिस, बिल्कुल सही जवाब। क्या हुआ था रिज वर्सेज बाल्डविन में? वही याद होगा तो आप लोगों को, कांस्टेबल था ना जिसने लापरवाही बरती थी। ठीक है, अभी नेक्स्ट है एसबी वर्सेज व्हाइट केस रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है एसबी वर्सेज व्हाइट?
इंजुरिया सीने डैमनम, अभी बताया था ना वोट वाला, जिसको वोट नहीं मिला था, मतलब वोट नहीं करने दिया गया था, वही है। नेक्स्ट है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस? बिल्कुल सही जवाब, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से जुड़ा हुआ मामला है। नेक्स्ट है आपका एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया श्रीराम फूड केस, किससे रिलेटेड है? बिल्कुल सही जवाब, ओलियम गैस लीक, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये जजमेंट? वो जो था ना आर्ट सेक्शन 377 था ना, जो समलैंगिक विवाह का जो देता था अधिकार, उसको हटा दिया गया था। जो पनिशमेंट समलैंगिक अगर वो करते हैं ना, फिजिकल होते हैं, तो वो पनिशमेंट था पहले, उसको हटा दिया गया था नवतेज सिंह जोहर के केस से। ठीक है, वो जो था ना एलजीबीटी क्यू वाला सीन, वो वाला था। ठीक है, इसके बाद है साहिरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, किससे रिलेटेड है? ट्रिपल तलाक, बिल्कुल सही जवाब। लास्ट है रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? क्यूरेटिव, बिल्कुल सही जवाब, क्यूरेटिव पिटीशन से रिलेटेड है आपका अशोक हुर्रा और रूपा अशोक हुर्रा का। कुछ मैगजीम है जो इंपॉर्टेंट है। पहला है रेस इप्सा लोक्यूटर मीन्स, अभी हम लोग डील किए थे, करेक्ट, द थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ। नेक्स्ट है यूबी जस ईबी रेमेडियम, इसका मतलब, बिल्कुल सही जवाब, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। आउडी अल्ट्रम पार्टम, करेक्ट, नो वन कैन बी कंडम्ड अनहर्ड या हियर दी बोथ साइड, कोई भी ऑप्शन रहे तो मार्क कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्टस नॉन फेसिटरियम नीसी मेंस सिटरिया, इसका मतलब क्या होता है? एक्टस नॉन फेसिटरियम नीसी मेंस सिटरिया, करेक्ट, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, इसका मतलब क्या होता है? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब, एक्ट ऑफ एन एजेंट इज द एक्ट ऑफ अ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है नेमो मॉरिटरस प्राइसु मुटुर मुंटुर मोन्टेरी मेंटिरी, इसका मतलब क्या होता है? नेमो मॉरिटुरुस प्रेसु मुंटुर मेंटिरी इसका मतलब होता है ए डाइंग मैन कैन नेवर स्पीक फॉल्स। ठीक है, कोई मरता हुआ आदमी गलत नहीं बोलेगा, ये मैक्सिम वही बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्ट एक्सटेरियोरा इंडिकेंट इंटेरियोरा सिक्रेटा, ये तो नाम में ही जवाब छिपा हुआ है। एक्ट इंडिकेट इंटीरियर सीक्रेट, मतलब एक्ट इंडिकेट द इंटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कोई बंदा है, उसका एक्ट अगर आप देख लोगे तो उसी से समझ में आएगा कि उसका इंटेंशन क्या है। अब कोई चाकू लेके जा रहा है तो वो पूजा करने थोड़ी जाएगा, आप समझ जाओगे ना कि वो किसी को मारने जा रहा है। अगर कोई हाथ में पूजा की थाली लेके जा रहा है तो आप क्या समझोगे? वो पूजा करने जा रहा है, आप ये थोड़ी समझोगे कि वो किसी को मारने जा रहा है। तो इंसान का जो एक्ट होता है ना, वो खुद ही अपने आप में गवाही देता है कि वो क्या करने जा रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इग्नोरेंटिया फैक्टी एक्सिक्यूसेट इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट, नहीं नहीं, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेस इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट। ठीक है, ये है आपका। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, एक दो सवाल, टाइम है 2-4 मिनट, तो ये देखिए, what is the minimum number of director required for a public company
एज पर द कंपनीज एक्ट। मिनिमम डायरेक्टर पब्लिक कंपनी के लिए 3 जरूरी है सर। वो मिनिमम नंबर है, यहाँ पे मिनिमम डायरेक्टर पूछा है, ठीक है। हाँ, मिनिमम 7 नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट केस है, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। कौन से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में सेक्शन 66A को हटा दिया था इनकम टैक्स एक्ट से? ऑप्शन ए है श्रेया सिंघल का केस, ऑप्शन बी है करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तीसरा है के ए अब्बास वर्सेस। बिल्कुल सही जवाब, श्रेया सिंघल का केस जो है सही जवाब है, ठीक है। अगला ये हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, करेक्ट करेक्ट। आईटी एक्ट है तो मुझे इनकम टैक्स लगा। सॉरी, करेक्ट है, आपका जवाब सही है। अब यहाँ पे है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर देयर इन बीएनएस? बीएनएस में कितने टाइप का पनिशमेंट है? 3, 4, 5, 6, बताइए। गलत जवाब, बीएनएस में 6 तरीके का पनिशमेंट है। 6 तरीके का है ना। पहला डेथ ऐड हुआ है, हाँ। पहले आईपीसी में 5 ही था, लेकिन बीएनएस में 6 कर दिया गया। डेथ हो गया, इसके बाद हो गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसके बाद इम्प्रिजनमेंट, इसके बाद फाइन, इसके बाद फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और लास्टली अभी ऐड हुआ है कम्युनिटी सर्विस। तो 6 तरीके का हो गया, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभी जो हमारा नया बीएनएसएस आया है, उसमें कौन से जज को हटा दिया गया है? तो जो हमारा एडिशनल सेशन जज होता था उसको हटा दिया गया, मेट्रोपॉलिटन जज होता था उसको हटा दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आप याद रखिएगा कि जो पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 10,000 का जुर्माना लगाता था, अभी वो 50,000 जुर्माना लगा सकता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद एक और है, ये सब तो हाँ, इन हुसनैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इमर्ज्ड एज अ बेसिक फंडामेंटल राइट। किसको बेसिक फंडामेंटल राइट माना कोर्ट ने? पहला, राइट टू फ्री लीगल एड, दूसरा राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, तीसरा राइट टू स्पीडी जस्टिस। राइट टू स्पीडी जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह फंडामेंटल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सपिंडा रिलेशनशिप मीन्स ए थर्ड जनरेशन मदर साइड, 7 जनरेशन फादर साइड, बी। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी है थर्ड जनरेशन ऑफ मदर साइड, 5th जनरेशन ऑफ फादर साइड, ठीक है। What should be the age difference between the adoptive father and his adoptive daughter for a valid adoption? ये बार बार पूछा गया है। Who among the following is considered as the father of PIL in India? PIL जो भारत में आया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसका फादर किसको माना जाता है? जस्टिस PN भगवती को, करेक्ट है। What is the meaning of बातिल मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ? बातिल मैरिज का मतलब क्या होता है? कल बताया था मैंने, था ना 4 मैरिज। पहला था सही मैरिज मतलब वैलिड, दूसरा था बातिल, तीसरा था आपका फासिद, चौथा था आपका मुट्टा। तो सही मैरिज का मतलब वैलिड, बातिल मतलब बी मतलब बैड मतलब वॉइड, फासिद का मतलब वॉइडेबल। तो यहाँ पे आपसे बातिल का पूछ रहा है ना, तो बातिल कौन सा मैरिज है? वॉइड मैरिज है, ठीक है। ऑप्शन था ए वैलिड मैरिज, ऑप्शन बी वॉइड मैरिज, ऑप्शन सी वॉइडेबल मैरिज, ऑप्शन डी टेम्पररी मैरिज। तो बातिल मैरिज का मतलब वॉइड मैरिज होता है। एग्जाम्पल, उन लोगों में ब्रेस्ट फीडिंग जो महिलाएं होती हैं, उनके बच्चे से आप शादी नहीं कर सकते। जैसे कोई महिला थी, मुझे गोद ले ली, ठीक है, अब उनका जो है, उन्होंने मुझे भी दूध पिलाया और उनकी बच्ची कोई हुई, वो भी पी, तो अब मैं उस बच्चे से शादी नहीं कर सकता, भले मैं उसको मतलब उसके परिवार में जन्म नहीं लिया, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी। तो अगर ऐसा कोई शादी होता है तो वो प्रोहिबिटेड है अंडर मुस्लिम लॉ, तो फिर वो शादी वॉइड हो जाएगा।
ए मुस्लिम वाइफ मे sue फॉर डाइवोर्स अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ठीक है, इफ द हस्बैंड हैज बीन इंसेन फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने साल तक उसका हस्बैंड जो है इंसेन होगा तो वो महिला डाइवोर्स ले सकती है। ए 1 साल, बी 2 साल, सी 5 साल, डी 7 साल। 2 साल, बिल्कुल सही जवाब है 2 साल, ठीक है। वॉट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विच मे बी डिसॉल्व बाय द वाइफ अंडर अ पावर डेलीगेटेड टू हर कॉल्ड अंडर द मुस्लिम लॉ। मैंने कल ही बताया था, ये बोल रहा है कि मुस्लिम महिला को डाइवोर्स देना है और वो पावर भी उसका हस्बैंड डेलीगेट किया है, तो वो कौन से टाइप का डाइवोर्स दे सकती है? पहला तलाक सुन्नत, दूसरा तलाक बिद्दत, तीसरा तलाक तफवीज, चौथा तलाक हसन। बोलिए। तलाक तफवीज, करेक्ट, कल ही बताया था मैंने। तो हो गया। वैसे तो सवाल बहुत सारे हैं, हमने वो एआईबी के लिए बनाया था ना हम लोगों ने, तो वो वाला मैंने बनाया था। ये मेरा हैंड रिटन है, बहुत सारा सवाल है इसमें। एक सवाल है, देखिए, पी एंड क्यू एग्री टू कमिट थेफ्ट इन आर हाउस, ठीक है, आर के घर में पी और क्यू एग्री हुआ कि थेफ्ट करेंगे, बट नो थेफ्ट इज एक्चुअली कमिटेड, हेयर पी एंड क्यू आर गिल्टी ऑफ, चोरी नहीं कर पाया लेकिन फिर भी वो गिल्टी है, किस अपराध के लिए? ऑप्शन है अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ऑप्शन बी अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, ऑप्शन सी नो ऑफेंस, ऑप्शन डी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ऑप्शन डी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। रामू इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ द हार्ट, ठीक है, रामू जो है दिल की बीमारी से जूझ रहा है। राहुल हिज हियर, उसका पड़ोसी है कोई, या हियर है मतलब लीगल हियर होगा कोई, रसेज इनटू हिज रूम एंड शाउट इन हिज ईयर, योर हाउस हैज बीन डिस्ट्रॉय बाय फायर, ठीक है, इंटेंडिंग देयर बाय टू किल रामू। उसको पता है कि रामू को दिल का प्रॉब्लम है, जोर से उसके कान में अगर कुछ ऐसा बोल दूं तो वो मर जाएगा, ठीक है। रामू डाइज ऑफ द शॉक, जैसे ही उसने सुना कि उसके घर को किसी ने आग लगा दिया वो मर गया। हेयर राहुल इज लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ, राहुल किस अपराध के लिए लाइबल होगा? ऑप्शन ए अटेम्प्ट टू मर्डर, ऑप्शन बी मर्डर, ऑप्शन सी कल्पेबल होमिसाइड, ऑप्शन डी अबेटमेंट टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड के लिए बिल्कुल सही जवाब है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से पार्ट में? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के बारे में प्रावधान है, ठीक है। ए प्लेसेस मेन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट ऑफ अ बिल्डिंग एंड टेल्स जेड दैट दे विल फायर एट जेड इफ जेड अटेम्प्ट टू लीव द बिल्डिंग। यहाँ पे बोल रहा है ए ने कुछ बंदों को बंदूक के साथ, ठीक है, जेड के घर के बाहर लगा दिया और उसने बोला कि जेड जैसे ही बाहर आएगा, जेड को सामने से बोला तू बाहर निकलेगा तो मैं तुमको मार दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है जिसने थ्रेट किया जेड को कि बाहर मत निकलना नहीं तो मार दूंगा, तो उसने कौन सा अपराध कारित किया? ए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, बी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। क्या किया है? करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट उसने किया है, ठीक है। एन ऑफेंस फॉर विच ए पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इज नोन एज, कि कोई पुलिस वाला आपको, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज एंश्राइंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इन इन विच पार्ट, कौन से पार्ट में? फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, हेलो, डीपीएसपी में, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम आपका, हाँ, ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो कितने साल तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकता है? ए नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर, बी एक्सीडिंग 7 ईयर, सी फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डी नॉन ऑफ दी अबव।
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है बीएनएसएस के अंदर कितने पनिशमेंट दे सकते हैं? 7 ऑप्शन में है तो 6 कैसे बोल दोगे? नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर, ठीक है, 7 साल से ज्यादा वो नहीं दे सकते। नेक्स्ट है आपका ए डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ मैन और अ वुमेन ओनली ऑन ग्राउंड of which would be violate of आर्टिकल 15(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 15(1) में कौन सी ऐसी चीज दी गई है, ठीक है, जो महिला और पुरुष को अगर हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो उस आधार पे कर सकते हैं। फर्स्ट है रिलीजन के आधार पर, सेकंड है प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, थर्ड है सेक्स के आधार पर और फोर्थ है रेम्युनरेशन के आधार पर। सेक्स के आधार पर, महिला और पुरुष में, महिला वो महिला है और ये पुरुष है, उसी पे तो आप भेदभाव कर सकते हैं ना। तो सेक्स के आधार पर आर्टिकल 15(1) में बताया गया है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो ये वायलेशन माना जाएगा। ठीक है, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एलिमिनेटेड और रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, किसके टेन्योर के टाइम पर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था? इंदिरा गांधी के, चरण सिंह के, राजीव गांधी के या मोरारजी देसाई के? कौन तभी प्रधानमंत्री था जिसके समय पर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से? इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई? मोरारजी देसाई, सब अपने अपने में घूम रहे हैं। मोरारजी देसाई उस समय सरकार में थे और उनके टाइम पर यह हटा दिया गया था। ठीक है, भारतीय ये तो नहीं है अपने लोगों में साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, ये है अगला। हाँ, हाउ लॉन्ग डज ए वारंट ऑफ अरेस्ट रिमेन इन फोर्स? बीएनएसएस का ये सवाल है कि ये अरेस्ट वारंट इशू होता है ना कोर्ट के द्वारा, तो उसका जो है ड्यूरेशन कब तक रहता है? ए 6 साल, बी 10 साल, सी 12 साल, डी until it is executed और until cancelled by the court। ऑप्शन डी, अरेस्ट वारंट जब इशू होता है तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता, या तो कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवा ले पुलिस के द्वारा या तो कोर्ट खुद से उसको कैंसिल कर दे। ठीक है, बाकी इसका कोई वो नहीं होता। इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय, 482 सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर किस कोर्ट को मिला था? सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सेशन कोर्ट को? हाई कोर्ट को मिला था, बिल्कुल सही जवाब है। द क्वेश्चन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय, किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, बिल्कुल सही जवाब है। शुक्रिया आप लोगों को लेक्चर अटेंड करने के लिए।